हाय गाइस, दिस इज चिराग गोपियानी और आज मेरे साथ है पार्थ पंड्या। इनकी एक शॉर्ट फिल्म आ रही है चंद्रग्रहण, जो यूट्यूब पर इसी चैनल पर रिलीज हो चुकी है। सो मेक श्योर टू वॉच इट बिफोर यू वॉच दिस इंटरव्यू। सो पार्थ, वेलकम। थैंक यू। पार्थ मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे भाई हैं और इनके साथ मैंने कई सारे शॉर्ट फिल्म में काम किया है और इस शॉर्ट फिल्म में भी मेरा एक पार्ट है। सो पार्थ, अगर पहले से बात करें तो दिस इज योर 18th शॉर्ट फिल्म एज ए डायरेक्टर। सो आपका जो अप्रोच है और आपकी फिल्म मेकिंग की जो स्टाइल है उसमें जो इवोल्यूशन आया है उसके बारे में कुछ बताइए। पहले जब मैं स्टोरी या कैरेक्टर्स फॉर्म करता था तो मैं ऐसा फोर्सफुली इनपुट करता था कि कूल दिखाऊं लोगों को, चीज़ों को और पूरे वो वर्ल्ड को जो कि मैं क्रिएट कर रहा हूँ। एंड अब जब मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि वो जो मैं फोर्सफुली कर रहा हूँ उसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है। नाउ आई गो विद द फ्लो। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे कोई आइडिया आया, जैसे कि कोई कैरेक्टर, और मानो कि वो 1 दिन या 2 दिन वो स्टिक किया, कि 2 दिन के बाद भी मैं लगातार वो सोचता रहा, देन आई स्टार्ट टू डेवलप ऑन इट एंड देन आई फिगर आउट कि अगर ये कैरेक्टर को, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर को अगर मैं इस दुनिया में लाता हूँ, देन वो क्या करेगा, उसकी लाइफ कैसी होगी। एंड उसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ। फिर अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ दम है, आगे मैं इसे खींच सकता हूँ, देन वो कैरेक्टर मैं उठाता हूँ और सिर्फ उस कैरेक्टर को, उसका पास्ट जो भी मैंने अभी तक क्रिएट किया है, वो सब को उस पूरे जो मैंने क्रिएट किया, मेरे क्रिएशन को मैं डिनाई करके उसे एक अलग वर्ल्ड में ले आता हूँ, जहाँ वो पिछले वर्ल्ड का कुछ भी कनेक्ट, सिर्फ वो कैरेक्टर अपनी वो लाइफ लेके इस लाइफ में आ रहा है, इस वर्ल्ड में। देन इट इज इंटरेस्टिंग कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर को है जो इजीली कहूँ तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहा है, कि अपनी दुनिया में से किसी और की दुनिया में जा रहा है, तो वो कैरेक्टर ऑटोमेटिकली कंपेलिंग बन जाता है। सो अब मेरा अप्रोच ऐसा रहता है कि मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करता। पहले हम करते थे। एंड जैसा कि मैंने कहा कि मैं आई गो विद द फ्लो, तो होने देता हूँ अपने आप से चीज़ें, और अगर वो अच्छा स्टिक कर रहा है तो मैं अपनी कुछ चीज़ें उसमें डालता हूँ। तो इस तरह से मेरी स्टाइल, आपने जैसे कि बोला कि इवोल्यूशन हुआ है, तो इस तरह के मेरा अप्रोच में बदलाव आया है, और वो बदलाव वर्क कर रहा है लास्ट 2 फिल्म से। Okay. इस पर मुझे एक बात याद आ रही है कि एस राजामौली सर का एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा था कि आरआरआर फिल्म की जो तैयारी थी उसमें वो क्या करते थे कि जो उनका कैरेक्टर था, उनका जो मूवी का भीम था, हाँ। तो वो लोग क्या करते थे कि वो पहले बैठते थे और फिर वो सोचते थे कि इसका बचपन कैसा होगा। यस। वो ये भी सोचते थे कि ये कैसा होगा, ये कैसा होगा, जो मूवी में नहीं है उसके पहले का भी वो लोग सोचते हैं। तो आप उस लेवल तक जा रहे हैं कि आप कैरेक्टर की पूरी पास्ट लाइफ बना रहे हैं। तो ये हमारा मतलब मेरा जो कैरेक्टर था और हमारे साथ कपिल भाई हैं उनका कैरेक्टर था, तो हम लोगों ने ये सब किया था कि हमारी पास्ट लाइफ कैसी होगी, वो पार्थ ने हमसे पूछी थी कि हमारे कैरेक्टर की पास्ट लाइफ कैसी हो सकती है। तो उस तरह का जो प्रिपरेशन हम लोगों ने इस कैरेक्टर पे किया था, तो वो बहुत ही एक अच्छा अप्रोच है कि कैरेक्टर की जो साइकोलॉजी है वो आप समझ सकते हैं उस तरह से। यही गोल था कि अगर हम ये भी सोच रहे हैं कि जो हम दिखा रहे हैं उसके अलावा भी कुछ, और अगर वो मटेरियल हम साथ में डेवलप करते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक्टर्स को थोड़ी हेल्प रहती है। और अगर वो साथ में किया जाए, एक्टर और डायरेक्टर, तो उससे बढ़िया तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। इसीलिए मैं कैरेक्टर वर्क सेशंस जो करता था वो इसीलिए करता था, ताकि जो लोग देखेंगे फिल्म में उसके अलावा मटेरियल जो डेवलप करना था, दैट्स की। अगर वो एक्टर को वो कैरेक्टर बखूबी निभाना है, वो अपने पोर्ट्रेयल को जस्टिस देना है, सो वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस इज योर 7th फिल्म एज अ डायरेक्टर इन हॉरर जॉनर। सो इट्स क्लियर कि आपको इस जॉनर की तरफ कुछ तो खिंचाव है। तो इसके बारे में कुछ बताइए मुझे। खिंचाव की बात करूँ तो एक परफेक्ट चीज़ है जो खींचती है मुझे हॉरर जॉनर की तरफ, दैट्स फियर। फियर एक ऐसी चीज़ है जो हम सब महसूस करते हैं। कई लोग एडमिट नहीं करते कि वो डरते हैं। तो क्या लोगों का ऐसा सोचना है कि उनका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर 2 लोग जान गए कि
उसको डर लगता है। आई डोंट थिंक लाइक दैट। मतलब अगर मैं इसी फिल्म की बात करूँ तो मेरी पूरी कास्ट और मेरी पूरी क्रू को पता है कि मैं लिजर्ड से डरता हूँ। सो मुझे वो छुपाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर मैं डरता हूँ तो डरता हूँ, हर कोई इंसान डरता है, और मुझे यही चीज़ मैं टैप करता हूँ मेरी फिल्म्स में। कोई ना कोई ऐसे फियर्स होते हैं जो कॉमन होते हैं, फियर ऑफ द अननोन, फियर ऑफ डार्क, सभी को डर लगता है, भले कोई बोले या ना बोले। तो उस चीज़ को टैप करना, उसमें मुझे मजा आता है, क्योंकि लोगों को डराने में मुझे खुशी मिलती है, मुझे अच्छा लगता है लोगों को डराना। एंड या दैट्स व्हाई आई डू इट। कि डर ऐसी चीज़ है कि कोई भी इमोशन उससे निकल सकता है। डर के अंदर आप सैडनेस भी ढूंढ सकते हैं, डर लोनलीनेस की वजह से भी आ सकता है। डर के कई सारे कहे तो टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फियर। कि अगर क्लोस्ट्रोफोबिया है तो फोबियास हैं, ऐसे कई सारे। तो कोई लिमिटेशंस नहीं है। अगर हॉरर जॉनर में आप आए, वहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रिएटिविटी हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। एंड दैट्स द की थिंग कि मुझे हॉरर फिल्म्स बनानी अच्छी लगती है। कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैंने ये फिल्म बना दी चंद्रग्रहण के बाद, तो अब मेरे पास ऑलरेडी मटेरियल है कि मुझे किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ कोई लिमिट नहीं है, ना ही यहाँ पे आपको कोई कंस्ट्रेंटिव ऐसा एनवायरनमेंट है कि जो आपको पीछे खींचे, जहाँ पे आप अपनी यूनिक, मैंने पहले भी कहा कि क्रिएटिविटी हो तो आपकी स्टोरी टेलिंग का अप्रोच अगर आप चेंज करें तो कोई क्लीशे को भी आप यूज करके उसे ट्विस्ट करके कुछ अलग काम कर सकते हो। तो इसी वजह से मैं हॉरर फिल्म्स में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ। तो मतलब हॉरर जॉनर में जंप स्केयर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है? है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। बिकॉज आई बिलीव कि पहले भी हमने इस बारे में बात की थी कि जंप स्केयर्स इज नॉट द डेफिनेशन टू डिस्क्राइब हॉरर। आई बिलीव कि वो काफ़ी चीप है। बिकॉज लोग ऐसा मानते हैं कि अगर भूत है तो ही हॉरर है। आई डोंट थिंक सो। बिकॉज अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल देना हो तो आई हैव अ फियर ऑफ गेटिंग ईटन अलाइव बाय ज़ॉम्बीज। मुझे ज़ॉम्बीज काफ़ी, आपको भी पता है कि एपोक्लिप्स की पोस्ट एपोक्लिप्टिक फिल्म्स और टीवी सीरीज में ज़्यादा देखता हूँ, और उसकी तरफ खिंचाव भी मेरा ज़्यादा है। एंड ज़ॉम्बीज आर वन ऑफ माई फेवरेट थिंग्स टू किल इन वीडियो गेम्स। बट उसी चीज़ का मुझे फियर है। देन मुझे फियर है कि आई एम आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट इट, बट आई हैव अ फियर ऑफ losing my parents. We all do. Yes, yes. And तो वो ऐसी चीज़ है, लोग इसके बारे में बात नहीं करते। एंड ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो जिसके बारे में बात करनी चाहिए। और एज अ फिल्म मेकर मेरे पास प्लेटफॉर्म है, तो मैं ये कर सकता हूँ। एंड उसी वजह से वो कहते हैं ना कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो मिलती है आपको, तो वो मैं ट्राई करता हूँ कि वो मैं मिस ना करूँ। तो चंद्रग्रहण की बात करें तो ये आपकी करियर की सबसे बड़ी फिल्म है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। सो व्हाट वाज द प्रोसेस, लाइक व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग द स्टोरी? ये आइडिया कैसे मटेरियलाइज हुआ? आपने किस तरह से इस वर्ल्ड को बनाया? पहले तो ये फिल्म काफ़ी अलग साइड जा रही थी, उनका डायरेक्शन कुछ अलग ही था। लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा कि इसमें डेप्थ नहीं है। तो वही पहले अप्रोच था कि मैं स्टोरी पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। लेकिन फिर ऐसा लगने लगा कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्टोरी, आई शुड फोकस ऑन कैरेक्टर्स। और ये चीज़ तब रियलाइज़ हुई जब मैंने रिसेंटली क्विंटन टेरेंटिनो की फिल्मोग्राफी कंप्लीट की। एंड तब मैं ऑलरेडी उनकी 6 फिल्में देख चुका था, 3 बाकी थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि अगर चंद्रग्रहण फिल्म के प्रीमाइस को इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द स्टोरी, उनको टर्न करके वो कैरेक्टर ड्रिवन फिल्म बना दे, देन इट इज़ फार मोर इंटरेस्टिंग। क्योंकि पहले प्लॉट कुछ अलग ही था, एंड देन जब चेंज किया तो मैंने पहले तो कैरेक्टर्स मैंने डिसाइड किए कि इस वर्ल्ड में अगर 7 लोगों की रिक्वायरमेंट्स है तो कैसे लोग फिट होंगे। तो मेन फोकस था मेरा ग्रीड। मुझे ऐसे ग्रीडी लोग चाहिए थे कि अगर यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स वो लोग ऐसे ही आएंगे जिसे पैसा चाहिए। और पैसे की चाहत, जिसे हम लालच बोलते हैं,
वो कुछ उसको भी करा जज नहीं कर सकती है। सकते। Yes, yes. अगर आपके पास है तो, अगर मेरे लिए आप लालची हुए, लेकिन मैं अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे लेंस से देखूं, then you are not greedy. Yes, You have a need to yes, fulfill, yes. but I'm judging you from people's perspective, then you are greedy. Greedy. So ये दोनों चीज़ें अगर साथ में मिला दी जाए तो कुछ अच्छा बन सकता था, और वो मैंने स्टार्ट किया करना। फिर मुझे लगा कि कैरेक्टर्स तो डेवलप हो गए, अब एक बेस चाहिए। तो बेस के लिए मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो रिसर्च करते वक्त मुझे लगा, पहले से मेरा कुछ था कि कुछ एंशियंट मुझे इस फिल्म में लाना है, एक टेक्सचर चाहिए था मुझे। तो मैं रिसर्च करने लगा। रिसर्च करते करते मैं मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तक पहुंचा। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री देखी, एंड फिर मुझे पता चला कि पहले से ये पेट्रियार्की का जो पॉइंट है, ये इस फिल्म की मेन थीम है, तो वो पहले नहीं आई थी। कि जैसा कि मैंने कहा कि मैं फ्लो के साथ जाता था, तो मैंने देखा कि जब रिसर्च करते वक्त कि मेसोपोटामियन पूरे सिविलाइजेशन वहीं से शुरुआत हुई है, बराबर। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ मैनकाइंड। तो मुझे लगा कि अगर वहाँ से, तब से वो पेट्रियार्की चली आ रही है कि मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड चला आ रहा है, वो अभी तक है। और अगर सिविलाइजेशन के पहले भी देखें तो हमारी हिंदू माइथोलॉजी में भी ये था। तो ये पॉइंट मुझे चुभ गया कि क्यों ये। तो उसी वजह से वो भी इन्वॉल्व हुआ। तो पेट्रियार्की एंड ग्रीड जो प्राइमरी थीम्स थी, और मेसोपोटामिया, वो तीनों को मिलाकर इस फिल्म का बेस रेडी हुआ। और इस बेस के बाद मैंने एनाज खान का कैरेक्टर पूरी तरह से डेवलप किया, कि जो एक की फैक्टर है पूरी फिल्म का। एंड वहाँ से बैक स्टोरी बनी, और बैक स्टोरी के साथ वो मच नीडेड जो फिल्म का बैकबोन था वो रेडी हुआ, और वो बैकबोन था ये पूरी सेरेमनी। और उसके ऊपर फिल्म चली, और ऐसे पूरी कहानी डेवलप होती गई। फिर मैंने स्क्रीन प्ले लिखा, फिर प्री प्रोडक्शन और फिल्म शूट, एंड हियर वी आर। तो कह सकते हैं कि टेरेंटिनो की जो स्टाइल है, उसका इन्फ्लुएंस आपने लिया इस स्टोरी को डेवलप करने के लिए। स्टाइल नहीं, द वे ही हैंडल्स हिज कैरेक्टर, द वे ही क्राफ्ट्स हिज कैरेक्टर, वो मुझे इन्फ्लुएंस किया उनकी तरफ से। एंड आई एम नॉट अशेम्ड टू एडमिट इट, बिकॉज वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली है, तो मैं क्यों ना बताऊँ। यस। अगर इस फिल्म की राइटिंग की बात करें तो ये राइटिंग बहुत ही अलग है। आपकी जो पिछली शॉर्ट फिल्म्स थे उनसे बहुत ही अलग है। सो व्हाट इंस्पायर्ड यू टू मेक दिस चेंजेस, और इस चेंजेस को करने में आपको कौन कौन से चैलेंज आए? क्योंकि आप कुछ नया कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, तो कोई ना कोई चैलेंज तो आएंगे ही। हाँ, तो इसके बारे में कुछ बताइए। राइटिंग स्टाइल मैंने जब चेंज की थी, तो वो मैंने रिचुअल से मैंने मेरी राइटिंग स्टाइल चेंज की थी। कि जैसा कि मैंने बताया, कैरेक्टर में पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। और इस फिल्म का मेन जो मेरा गोल था, वो था बेटर डायलॉग्स। वहाँ पे मैंने 4 सालों से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। डायलॉग्स लिखना, इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग टू डू फॉर मी, एटलीस्ट फॉर मी, व्हेन इट कम्स टू स्क्रीन प्ले। और वो जो चैलेंज था कि मुझे मेरे खुद के इमोशंस कंट्रोल करके जो कैरेक्टर बोलना चाहता है वो आने देना, विदाउट यू नो बीइंग सब्जेक्टिव। हाँ, विदाउट बीइंग सब्जेक्टिव और सेल्फिश। बिकॉज कई बार ऐसा होता था कि मैं जब लिख रहा होता था, तो कोई मुझे जो चीज़ लिखनी होती है तो मैं वो लिख देता था, बट फिर मैं सोचता था, मुझे वो आउट लाउड मैंने प्रैक्टिस करना चालू किया कि जब मैं वो डायलॉग, तो मैं बोल के देखता था कि वो कैसा साउंड कर रहा है। तो वो मैं ट्राई करता था उस कैरेक्टर की एक्ट करके। तो वो मैं जब बोलता था, तो अगर वो नहीं स्टिक हो रहा तो मैं तुरंत ही चेंज करता था। और अगर उस टाइम पे वो स्टिक कर गया, तो जब मेरा राइटिंग सेशन वो ख़त्म हो जाता था, जो कि 2 ही थे तो ख़त्म होने के बाद मैं फिर से एक बार पूरी स्क्रिप्ट रीड करता था, बट एक एक कैरेक्टर पकड़ के। अगर मैं रीड कर रहा हूँ समीर का पार्ट, तो सिर्फ पूरी स्क्रीन प्ले में
रीड करता था, बट समीर की लाइंस मैं एक्ट आउट करता था ओके। रीड करके कि वो कैसी साउंड कर रही है। तो कई बार ऐसा होता था कि वो मेरा इन्फ्लुएंस, मेरा पर्सनल वो इन्फ्लुएंस वहाँ पे आ जाता था, तो वो मैं कंट्रोल करके मैं वही सर्व करता था जो कैरेक्टर्स बोलना चाहते हैं। तो ये चीज़ भी मैं टेरेंटिनो के पास से सीखा हूँ कि अगर हमारा पर्सनल, और पर्सनल आना भी चाहिए बट एक हद तक, वो आपकी स्टोरी या आपके कैरेक्टर्स को कॉम्प्रोमाइज उससे नहीं होना चाहिए। तो वो ध्यान रख के मैंने किया था, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज था। एंड दूसरा चैलेंज था पेसिंग, कि मैं फिल्म्स खुद की मैं एडिट करता हूँ, तो मुझे स्क्रीन प्ले लिखते वक्त ही मैंने वो डिसाइड किया था कि मैं ध्यान रखूँगा कि इस फिल्म की एडिटिंग भी मैं मेरे माइंड में साथ साथ करते जाऊँ। तो उससे मुझे दो फायदे हुए कि एक, मेरा शॉर्ट लिस्ट पहले से प्रिपेयर होता चला जा रहा था, मुझे पता था कि मुझे क्या करना है ऑन सेट। एंड सेकंड कि मुझे पता था कि यहाँ पे अगर ये सीन है तो ये सीन हाई एलिवेशन पॉइंट पे जा रहा है, तो वहां से मुझे उसे नीचे लाना था, बैलेंस करने के लिए। आई हैड टू लेट इट ब्रीथ, वो ब्रीदिंग रूम मिलना चाहिए। तो वो मैं पहले से कर रहा था, तो वो मुझे हेल्प किया। पर वो एक चैलेंज था कि कौन से टाइम पर उसे नीचे लाना है, कौन से टाइम पर रिक्वायर्ड है स्टोरी को ऊपर ले जाना। तो वो हाई एलिवेशन पॉइंट्स मुझे ऊपर ले जाने में काफ़ी तकलीफ हुई, क्योंकि दिस वॉज द फर्स्ट सर्वाइवर हॉरर फिल्म कि मैं जो कर रहा था। और ये काफ़ी चैलेंजिंग एस्पेक्ट इसलिए था कि नॉट बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट टाइम, नॉट जस्ट दैट, बट पेसिंग ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है हॉरर जॉनरे में कि वो आइदर इट मेक्स योर फिल्म और इट ब्रेक्स योर फिल्म। तो वो काफ़ी नेसेसरी था कि पूरे टाइम पकड़ रहे, कि ऑडियंस को बोर ना होने देना, दैट्स माय फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड उस तरह से मैंने स्क्रीन प्ले क्राफ्ट करने की ट्राई की, कोशिश की। देखते हैं कि लोगों को किस तरह से पसंद आ रही है। जनरली हम कई सारे मूवी रिव्यूज देखते हैं इस टाइम में, रिसेंट टाइम में, तो वन थिंग दैट इज कॉमन कि जो बोलते हैं कि स्क्रीन प्ले की स्टार्टिंग बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन वो लूज कर जाती है सेकंड हाफ में। ऐसा कई सारे रिव्यू देखे हैं। तो ये जो आपने बोला कि स्क्रीन प्ले की जो पेसिंग है, तो ये जो रिव्यूज आप पढ़ रहे हैं, तो ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं था कि मुझे ये चीज ध्यान रखने की स्क्रीन प्ले की जो ग्रिप है वो लूज ना हो जाए। तो ये आपके दिमाग में था? यस वेरी मच, बिकॉज यही मैं बता रहा था कि मैं साथ एडिट कर रहा था, तो मुझे पता था कि कहाँ पे फिल्म रिक्वायर्ड है कि जहाँ पे वो नीचे आए, तो वो ध्यान रखना था मुझे। तो वो पहले से दिमाग में था, और ध्यान रखना भी चाहिए हर एक फिल्म मेकर को, अगर आप लिखते भी हो और डायरेक्ट भी करते हो। सो इट इज क्वाइट नेसेसरी। स्क्रीन प्ले की जो बात है, तो एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपका स्क्रीन प्ले लिखने का एनवायरनमेंट क्या होता है, प्रिफर्ड एनवायरनमेंट क्या होता है, कि आपको क्या चाहिए लिखने के टाइम? एक तो पीस, और मैं रात को लिखता हूँ जब बाकी सारी दुनिया सो जाए क्योंकि मुझे ज़रा भी डिस्टर्बेंस नहीं पसंद। अगर लोगों की आवाज़ आए तो मैं सोच नहीं सकता, और सोचने के लिए मुझे कंप्लीट साइलेंस चाहिए होता है। तो मैं रात को लिखता हूँ, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि एक या दो सेशन में पूरा स्क्रीन प्ले लिख देता हूँ। इट इज़ क्वाइट अनयूजुअल बट इट वर्क्स फॉर मी। कई सारे राइटर्स हैं जो कई दिन लेते हैं, बट आई डू दैट व्हेन इट कम्स टू रिसर्च। मैं रिसर्च और आउटलाइन में काफ़ी टाइम लेता हूँ, स्क्रीन प्ले में नहीं, क्योंकि तब तक मेरे पास क्लियर होता है कि मुझे क्या करना है। तो कोई पॉइंट नहीं है मैं वहाँ पे टाइम लगाऊं। हाँ, अगर राइटर्स ब्लॉक आता है तो ऑटोमेटिक टाइम ब्रेक लगी जाती है, बट कम होता है ऐसा, थैंकफुली बाय गॉड्स ग्रेस की कम होता है ऐसा। बट टाइम लेता हूँ मैं जब आउटलाइन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ तब। प्रोफेशनली आपके करियर की बात करें तो आप राइटर हैं, आप एडिटिंग भी करते हैं, डायरेक्टर भी हैं, और आप एक्टर भी हैं, और पोस्ट प्रोडक्शन में भी आप साउंड मिक्सिंग, बैकग्राउंड म्यूजिक, फोली स्टूडियो का जो भी काम होता है वो भी आप करते हैं। और अभी पिछले 2 फिल्मों से मार्केटिंग भी आपने डिजाइन की है कि किस तरह से मार्केटिंग करना है। सो हम कह सकते हैं कि लाइक 80% ऑफ द फिल्म मेकिंग प्रोसेस आप हर एक डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस सारी प्रोसेस को आप बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि हर एक चीज एक फ्लो में होती है कि ये इसके बाद ये स्क्रीन प्ले के बाद ये रिहर्सल होता है। तो ये जो पूरा उसका एक सीक्वेंस होता है, तो इस सीक्वेंस का मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि बैलेंस करना बहुत जरूरी है। हाँ,
फर्स्ट ऑफ ऑल तो राइटिंग, डायरेक्शन, एंड डायरेक्शन भी नहीं, राइटिंग एंड एडिटिंग इज दे आर दी ओनली 2 थिंग्स जो मैं अकेले करता हूँ। डायरेक्शन में मैं अकेला काम नहीं करता, आई डोंट थिंक कि मैं अकेला काम करता हूँ, मेरी टीम साथ में होती है। सो आई डोंट थिंक कि डायरेक्शन मेरा अकेले का जॉब है। म्यूजिक मैं अकेला करता हूँ एंड साउंड डिजाइन में अकेला, जो एडिटिंग का पार्ट है तो वो उसमें कवर हो जाता है। बट आई बिलीव कि मार्केटिंग जो है वो मैंने अपनी टीम के साथ किया है, एडी के साथ बराबर, तो उन लोगों के साथ मैंने किया है, सो इट इज अ टीम एफर्ट। तो वहाँ मुझे इजी हो जाता है थोड़ा कि मुझ पे प्रेशर नहीं रहता। तो वो मार्केटिंग का पूरा शेड्यूल हमने साथ में मैनेज किया था। फिर अगर हम बात करें तो लाइटिंग या सिनेमेटोग्राफी, तो वहाँ पे भी मुझे हेल्प रही थी भव्य की तरफ से, तो वो भी मैंने अकेले नहीं किया। तो बैलेंस करना इजी हो जाता है व्हेन यू हैव अ टीम कि जिन पे आप रिलाई कर सके। तो वो मेरे पास है और काफ़ी बढ़िया टीम है, जो हमारे एडी साहब हैं, हमारे साउंड मिक्सर है, हमारे असिस्टेंट कैमरा है, तो वो सभी लोग सिर्फ एक नहीं 2-2 4-4 जॉब करते हैं। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं 80% मूवी का पूरा अकेला काम कर रहा हूँ, वो फेयर नहीं होगा। सो मैनेज इसलिए इजी हो जाता है कि अच्छी टीम है इसलिए। ओके इस फिल्म के में कई सारे कैरेक्टर्स हैं, सो आपने हर एक एक्टर को कैसे गाइड किया टू गेट वॉट एवर यू रिक्वायर्ड? ओके जैसा कि मैंने बताया कि हम कैरेक्टर वर्क करने के लिए सेशंस करते थे, तो वहाँ पे कैरेक्टर्स डेवलप करते थे हम साथ में। तो प्रिटी मच 80% ऑफ व्हाट यू सी ऑन द स्क्रीन वो हमने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था प्री प्रोडक्शन के दौरान, और रिहर्सल्स के वक्त वो हमने वो जो क्राफ्ट था एक्टिंग का, वो स्किल्स हमने वो ऑन की थी, वो उनके ऊपर वो उनको पॉलिश किया था उनके परफॉर्मेंस को, तो वो काफ़ी हेल्प रहा। बट गाइड करने में, अगर गाइड करने की बात करूँ तो कई सारे एक्टर्स थे जिनके साथ मैंने पहली बार काम किया, और कई सारे एक्टर्स थे जैसे कि आप कपिल भाई के, तो उनके साथ थोड़ा इजी रहा क्योंकि मैं जानता था आप लोगों को, मैं पहले से जानता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है और आपकी वीकनेस क्या है, कहाँ हमें काम करना है ज्यादा, कहाँ वक्त ज्यादा बिताना है, तो वो मुझे पहले से पता था, तो वो थोड़ा इजी रहा। बट नए एक्टर्स के साथ जो मैंने काम किया वहाँ पे थोड़ी मुझे तकलीफ हुई कि मुझे पता ही नहीं था कि वो कैसे काम करते हैं, उनका खुद का प्रोसेस क्या है। और थोड़ा मुझे तकलीफ है इस वजह से हुई कि वो उनका एक्सपोजर मीडिया का और मेरा एक्सपोजर मीडिया का, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। अगर वो कोई रेफरेंस मारते थे हमारी बात में तो मुझे ऊपर से जाता था, बिकॉज उनका जो पॉप कल्चर है, मेरा पॉप कल्चर वो अलग है, काफ़ी अलग है। तो उसकी वजह से थोड़ा चैलेंजिंग रहा कि अगर मुझे कुछ समझाना है, अगर मुझे कुछ एग्जाम्पल उन्हें देना है, तो अगर मैं वो दूं तो वो उनके ऊपर से जाता था। तो वो वहाँ पे काफ़ी थोड़ा चैलेंजिंग रहा, लेकिन मैंने ट्राई किया अपनी ओर से कि मैं कर पाऊँ, एंड आई थिंक वी मैनेज टू पुल इट ऑफ, बिकॉज परफॉर्मेंस वाइज अगर देखे तो सभी के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया थे। तो गाइड ऑन सेट तो गाइड करना काफ़ी कम रहा है, काफ़ी कम इंस्टेंसेस थे कि जहाँ पे ऐसा हुआ कि मुझे गाइड करना पड़ा, कि मुझे याद कराना पड़ा कि हमें यहाँ ये करना है, और या मुझे यहाँ पे इंटेंसिटी ज़्यादा चाहिए। अगर या कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर अगर मीत पे है तो मुझे सुचेंद्र को ऐसा बोलना पड़ा कि ऐसा कम बोलना पड़ा कि यहाँ पे सुचेंद्र है तो ये वो नहीं करेगा। ऐसा बहुत ही कम हुआ है, और हर एक के साथ। सेट की बात करें तो हैविंग वर्कड ऑन चंद्रग्रहण माई सेल्फ एज एन एक्टर, मुझे पता था कि मैंने देखा था कि सेट काफ़ी क्रिपी था। सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट? पहले से बात करता हूँ तो अगर नैरेटिव वाइज हम जाएं, सीक्वेंशियल वाइज, तो बाहर का जो सेटअप था वहाँ के पीछे का आइडिया ये था कि मैंने पहले भी बोला था हमारे लास्ट इंटरव्यू में, रिचुअल के इंटरव्यू में, कि दिस फिल्म विल बी ग्रैंड। और स्केल मुझे बड़ा पहले से ले जाना था, और तब कुछ अलग था जैसा मैंने पहले कहा। बट आइडिया ये था कि इट इज सपोज टू लुक ग्रैंड बट एट द सेम टाइम प्रिटी ब्लेंड। इसीलिए मैंने वाइट कलर को ज़्यादा यूज़ किया है, कि जो पूरा सेट है वहाँ पे सिर्फ वाइट कलर्स इन्वॉल्व है, ताकि एक तो वो पॉप करे विजुअली, एंड स्टोरी वाइज, नैरेटिव वाइज भी वो सेंस करता है कि एक सेरेमनी है,
और जहाँ पे दो भाइयों ने 7 स्ट्रेंजर्स को बुलाया है, तो उनका गोल ये था कि वो चंद्र ग्रहण को वो सब करते थे। एंड व्हाइट इज द कलर ऑफ मून, यस, बट व्हाइट इज ऑल्सो द कलर ऑफ पीस। यस, तो वहाँ पे मैं जक्सटापोजिशन दिखाना चाहता था कि पीस और समीर और साहिल, उन दोनों में कोई नाता ही नहीं है। तो दैट वाज माय जक्सटापोजिशन। तो वो मेरा आइडिया था व्हाइट कलर को यूज करने का। एंड बात रही वो सर्कल की, तो वो पूरा सर्कल है, अगर आप फिल्म को क्लोजली एनालाइज करेंगे तो शॉट सिलेक्शन इस तरह किया गया है फिल्म का कि जब जब पूरी फिल्म आगे चलती जा रही है तो सर्कल धीरे 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 छोटा होता जा रहा है। दैट शोज द नेचर ऑफ इक्लिप्स। फिल्म में ऐसा शॉट है जो हाफ मिडवे थ्रू दिखाता है कि जहाँ पे समीर और साहिल पूरे हेल्पर्स को क्लीन करके, एरिया क्लीन करके, क्लीन आउट करके, वो दोनों एक पर्सनल बात करते हैं। वो पर्सनल कन्वर्सेशन के दौरान एक एरियल शॉट है, टॉप व्यू, जहाँ पे पूरी तरह से आप देख सकते हो कि वो आधा कट आउट किया गया है। दैट सिंबलाइजेस द मून। तो इस तरह से वो पूरा प्लान आउट किया गया था। एंड देन स्कूल के अंदर की बात करें तो द ग्राउंड फ्लोर was supposed to be level 1 and the first floor is level 2. So वो दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए लाइट्स के दोनों कलर अलग अलग रखे गए थे। तो फर्स्ट फ्लोर की लाइटिंग रेड रखने का रीजन वही था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्केयर्स और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट दैट टुक प्लेस देयर। सो वहाँ पे रेड लाइट लाना वो सेंस बनती थी, और मुझे स्टाइलाइज करना था पूरी मूवी को। तो अगर मैं वो ना रखता वो लाइट्स, द फिल्म वुडंट हैव वर्कड। आपको ऐसा एक एनवायरनमेंट, मुझे सबको, पूरे व्यूअर्स को, जो भी वो फिल्म देख रहा है, उन्हें एक एनवायरनमेंट में ले जाना था जहाँ पे उसे लगे कि वो अपनी रियल वर्ल्ड से कट ऑफ हो चुका है। तो वो मैंने ट्राई किया थ्रू कॉस्ट्यूम्स एंड थ्रू लाइट्स एंड थ्रू सेट्स। तो पूरे स्कूल में मेसोपोटामिया के पोस्टर और सभी लोग कर रहे थे, और ट्राई किया कि जितना क्रिपी बन सके उतना बनाऊं। तो ये आइडिया था उसके पीछे। आपने क्रू की बात की तो आपका क्रू थोड़ा छोटा है। जो इस स्केल के बात करता हूँ, तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा इसकी वजह से? कुछ सेक्रीफाइस तो नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता था कि रियलाइज होता था कि क्रू छोटी है, और अगर 2-4 लोग और होते तो थोड़ा मतलब हम काम कर सकते थे। तो ज़्यादातर ये टेंशन रहता होता था कि अगर ये काम कोई नहीं कर रहा है, यहाँ पे लोग कम पड़ेंगे, ऐसा कुछ होता है। बट सेट पर जो हमारे एक्स्ट्रास थे, हमारे बैकग्राउंड टैलेंट था, वो उन्होंने काफ़ी हेल्प की हमें। तो उनकी वजह से थोड़ा काम हमारा इजी हो गया। एंड मेन क्रू की अगर बात करें तो जैसा कि मैंने कहा कि वो सभी लोग 2-2, 4-4 जॉब्स काम कर रहे थे। तो ऐसा मतलब कोई ऐसा बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बट ऐसा लगा मुझे रियलाइज हुआ पर्सनली कि क्रू को बड़ा करना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अगर आप क्रू बड़ा करेंगे तो आप दूसरी चीजों पर भी आप फोकस कर सकते हैं। तो आपको टेंशन उस बात का नहीं लगेगा मुझे ये करना है। तो ये ऐसा हो जाता है अगर हम शॉर्ट सेटअप कर रहे हैं तो 4 लोग मिलके सभी काम कर रहे हैं। वो माइक प्लेसमेंट हो रहा है, वो लाइटिंग सेटअप हो रहा है, वो एक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, वो यहाँ पे कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट के साथ वो कम्युनिकेशन जा रहा है कि अगर वो कॉस्ट्यूम ठीक से है या नहीं। तो कम्युनिकेशन में काफी सभी और से आवाज आ रही थी, पार्ट भाई ये है, पार्ट भाई ये है, पार्ट भाई ये है, पार्ट भाई। तो कभी कभी हेक्टिक हो जाता है। बट अब हमारे पास यही है तो मैनेज करना ही है, तो वो कर लेते हैं। बट हमने एज एन एक्टर मैंने देखा कि टीम वर्क काफी अच्छा था। तो टीम वर्क के बारे में कुछ बताइए। टीम वर्क के बारे में बात करूँ तो पहले से ही ऐसा था कि प्री प्रोडक्शन के वक्त, जैसे कि मैंने 2 महीने स्पेंड किए प्री प्रोडक्शन में, एंड तभी से जीत और भव्य इन्वॉल्व थे इस प्रोजेक्ट में। तो पहले से जब मैंने उनको स्टोरी नरेट की, तो कोई एक्टर्स को मैंने तब तक स्टोरी नरेट नहीं की थी, उनको मैंने स्टोरी नरेट की। तो उन्हें नरेशन देते वक्त भव्य ने जब मैंने कंप्लीट किया था तो एक बात बोली थी कि अगर पार्थ भाई हम इस चीज़ को एग्जैक्टली द वे यू नरेटेड इट, अगर वो हम उन्हें इसी तरह से बनाए
तो ये फिल्म काफ़ी अच्छी बनेगी। तो वहाँ मुझे ऐसा लगा कि नहीं, स्टोरी में दम है, कैरेक्टर्स में दम है, बराबर, इट्स गोना वर्क। तो वहाँ मेरा हौसला बढ़ गया, जैसा कि हम बोलते हैं, कॉन्फिडेंस आ गया मुझे। देन हमने जब ऑडिशन किए, तो ऑडिशन के वक्त भी मुझे मेरी टीम की तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिला, जीत और भव्य की तरफ से। एंड देन यू एंड कपिल भाई वर ऑल्सो देयर, कि हम चेक कर रहे थे कि अगर कोई एक्टर आ रहा है, वो ऑडिशन दे रहा है, तो एज साहिल एंड समीर, नैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप उन्हें पिक कर रहे हैं, yes. तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मुझे मिल रहा था कि ये लोग यहाँ पे फिट हो रहे हैं या नहीं, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। फिर टीम वर्क की बात करें तो मेरे पापा ने भी काफ़ी सारा काम किया है, नॉट जस्ट एज अ प्रोड्यूसर, पर उन्होंने भी प्रोडक्शन असिस्टेंट काफ़ी हेल्प आउट किया है बिहाइंड द सीन्स। वो भी कई बार लाइट पकड़ के खड़े हो जाते थे, वो स्क्रिप्ट सुपरवाइजर का भी काम करते थे। कोई भी अगर कोई डायलॉग या आगे पीछे हुआ, कोई छोटी से छोटी चीज़, तो तुरंत आके बोलना, तो वहाँ पे भी काफ़ी सपोर्ट रहता था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं परफॉर्मेंस पे इतना फोकस कर रहा था, तो लाइंस मैं चेक नहीं कर पा रहा था। तो वहाँ पे काफ़ी हेल्प रही थी। और ये सब को मिला दे तो कोई एक आदमी को भी निकाल दे तो ये चंद्रग्रहण फिल्म पॉसिबल नहीं थी। एंड दैट शोज कि टीम वर्क इज द गेम व्हेन इट कम्स टू फिल्म मेकिंग। सो अगर जीत और भव्य ना होते, प्राइमरी उनकी तरफ से जो मुझे हेल्प थी, और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो मुझसे छोटे हैं या उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए बोल रहा हूँ। मैंने 20-30 लोगों के बीच में भी बोला था और अभी मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो दोनों ना होते, दिस फिल्म वुडंट हैव बीन मेड। यस। तो अब एक्टर्स की बात करें तो इस शॉर्ट फिल्म में कई सारे एक्टर नए थे, कुछ लोग पहले भी आपने काम किया होता है, तो वो एक्सपीरियंस बताइए कि अलग अलग एक्टर के साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? ऑनेस्टली बताऊंगा कि कई एक्टर्स के साथ मुझे काफ़ी मज़ा आया और कई के साथ बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज दे वर वेरी वेरी रूड एंड अनप्रोफेशनल। मैं नाम नहीं बोलना चाहता, बिकॉज ऐसा नहीं है कि कोई 5-6 हज़ार लोग देख लेंगे तो कुछ हो जाए, बट आई डोंट वांट टू डू दैट, बिकॉज अगर मैं वो करता हूँ तो उनमें और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक प्रोफेशनल एक्टर हैं and you are required to spit water from your mouth, and if you can't do that, you don't belong in this game. You don't belong in the category of word the acting. क्योंकि अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो आपको करना ही नहीं चाहिए काम। और अगर on top of that अगर आप ना बोल रहे हैं कि मुझसे ये नहीं होगा, तो मैं ये मानता हूँ कि आपका ये जो बिहेवियर है वो आपको कहीं आगे नहीं ले जाएगा। सो कई लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, तो उन सभी लोगों के साथ मुझे रेसिप्रोकेशन मिल रहा था, वो रिस्पेक्ट मिल रही, मैं उन्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, वो मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं, मैं उनकी सुन रहा हूँ, वो अगर उनके पास से मुझे सजेशन मिल रहा है तो मैं वो सुनता था, और अगर ऐसा कुछ होता था तो मैं उन्हें वो लिबर्टी देता था कि आप ये कर सकते हैं। बट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं ये बोलूँगा कि सभी लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया नहीं रहा। एंड बात करें अच्छे एक्सपीरियंस की, तो जिस तरह से मुझे एक्टर्स मेरे पास थे जो कैलिबर के, तो वहाँ मेरा जो मटेरियल है वो आई वोंट जस्ट से एलिवेटेड, बिकॉज उससे भी ऊपर गया है। कि अगर मैंने विजुलाइज किया था कि कपिल भाई की बात करें तो एज समीर, जो लिखते वक्त मैंने विजुलाइज किया था कि ये कैरेक्टर ऐसा करेगा, ये कैरेक्टर ऐसा है, तो वो इस कैरेक्टर को यहाँ से यहाँ तक ले गए। ऐसा सभी लोगों ने किया है। प्रोफेशनली दे वर ऑल ग्रेट, बट पर्सनली सम वर वेरी स्टूपिड, some were very rude, some were very disrespectful, some lacked manners, and some lacked वो क्या बोलते हैं कि उनके मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था उनके पास से कि मुझे इतना वो कर्टसी लेस इंसान देखने को मिलेगा, लेकिन मैंने वो भी एक्सपीरियंस किया और मैंने सीखा कि अगर इस लाइन में आगे बढ़ना है तो मैं
किसी के पास से एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकता। ये मैंने इस फिल्म से सीखा है और ये एक्सपीरियंस मुझे लाइफ टाइम याद रहेगा कि मुझे आगे से ऐसे लोगों को ढूंढना है जो मेरी पैशन शेयर करे। जिनके पास सेम पैशन है, जो सेम पैशन के साथ मैं जिस तरह से काम करता हूँ उस तरह से काम करते हो। मुझे ऐसे आदमी चाहिए। और अगर आपके पास वो ना हो तो आइए ही नहीं ऑडिशन देने। आई एम मोर देन फाइन, आई विल मैनेज इट। लोग हैं काम करने के लिए और अच्छे अच्छे आपसे भी बढ़िया लोग हैं काम करने के लिए। आई विल वर्क विद देम। See, acting is all about respecting each other. Yes. ऐसा नहीं कि डायरेक्टर को भी, Yes. हमारे जो को-एक्टर हैं, Yes. उनके साथ भी रिस्पेक्ट शेयर करना, उनके साथ भी उनकी जो परफॉर्मेंस उसको प्रेज करना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। और मैंने पहले भी कहा है कि डायरेक्टर को हमें मतलब पूरा समर्पित हो जाना होता है एक्टर को। कि एक्टर को वही देखना है जो डायरेक्टर देखना चाहता है। तो वो चीज आपकी बात बहुत सही है कि म्यूचुअल जो रिस्पेक्ट होती है वो बहुत ही मायने रखती है इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग। और वो है तो ऐसा कई बार हुआ है कि कई सारे डायरेक्टर होते हैं जिनको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है एक्टर के साथ, तो वो फिर क्या करते हैं कि नेक्स्ट टाइम फिर वो इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो जो एक्सपीरियंस हुआ वो ना हो। बाकी आपकी भी बात सही है कि एक्सपीरियंस तो होते ही रहते हैं, हमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए। आई वांट टू ऐड कि जस्ट सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं करनी, मटेरियल की भी रिस्पेक्ट करो। अगर आप कोई भी जगह काम करने जा रहे हैं तो उस जगह की आपको रिस्पेक्ट नहीं है, उस मटेरियल की आपको कोई काम एज एन एक्टर दिया है उस मटेरियल की रिस्पेक्ट नहीं है, यू शुडंट बी डूइंग दिस। आपको ये नहीं करना चाहिए। ऐसा सेट पर मैंने देखा है कि जो कॉस्ट्यूम्स होते थे उनको ऐसे दबा चढ़ो के उनको तकिया बना के उन पे लेटा जाया करता था। स्क्रिप्ट के पेजेस जो ऐसे नीचे पड़े हुए होते थे वो मुझे मिलते थे तो मुझे काफी बुरा फील होता है कि यार मेरा खून पसीना, मेरे पापा के पैसे ऑन द लाइन है इस मटेरियल के ऊपर और वो ऐसे नीचे पड़ा है। तो मुझे देख के काफी गुस्सा आता था। यू कांट इवन इमेजिन कि जिस लेवल पे मुझे गुस्सा आता था। बट मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने सोचा कि टाइम बताएगा उन्हें। तो आपके लिए एक अच्छा एक्टर उसके साथ तो एक अच्छा इंसान भी इम्पोर्टेंट रखता है। वेरी मच अननेसेसरी। यस, कि आप उसके साथ काम कर सकते हो। तो वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत अच्छा एक्टर है लेकिन अगर आपके साथ मैच नहीं कर रहा है तो फिर आप काम नहीं करेंगे। पहली प्रायोरिटी मेरी यही रहे कि अगर वो कैरेक्टर में फिट होता है एंड ही इज डैम गुड ऑफ एन एक्टर, बट अगर उसमें रिस्पेक्ट नहीं है या मुझे लगता है कि वो अच्छे से काम कर सकता है बट लोगों के साथ अच्छे से नहीं रहेगा तो मैं उसे कास्ट नहीं करूंगा। और मैंने ऐसा किया भी है इस फिल्म में। और मेरी जो पिछली फिल्म थी उसमें ऑडिशन के वक्त मैंने गेज किया था कि अगर ये इंसान अच्छा है, कैरेक्टर में भी फिट हो रहा है, मेरी फिल्म में फिट भी होगा, बट ही इज नॉट गुड एज अ पर्सन, तो मैं कास्ट नहीं करता। क्योंकि मेरे साथ उन्हें ज्यादातर टाइम स्पेंड करना है, मेरी क्रू के साथ उन्हें ज्यादातर टाइम स्पेंड करना है। मेरे सेट पर लड़कियां होती है, मेरे सेट पर मेरे मम्मी पापा होते हैं। तो अगर उनको वो रिस्पेक्ट नहीं देगा और कोई भी वो बाउंड्री क्रॉस करे तो मैं ऐसा क्यों होने दूं। उसको लाओ ही मत सेट पर। ये मेरा आउटलुक है इस बात पे। इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है वो आपके मम्मी पापा है, तो वो डायनामिक कैसा रहा? मुझे वो जानना है कि फाइनल कॉल किसका होता था इन टर्म्स ऑफ इम्पोर्टेंट डिसीजन, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जो काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं। तो वो मुझे इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, फाइनल कॉल की बात करें तो मेरा ऐसा है कि मैं सीखा हूँ कि पिछली 2-3 फिल्मों से कि अगर अच्छी फिल्म बनानी है तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए किसी भी चीज में। व्हेन इट कम्स टू इक्विपमेंट और प्रॉप्स और बजट और उस सब में, तो वो कॉम्प्रोमाइज मैंने एक भी जगह नहीं किया क्योंकि पापा ने सभी चीज़ें प्रोवाइड की। एंड अगर इसे आप नेपोटिज्म बोले या कुछ भी बोले बराबर, तो मुझे चलेगा। मुझे अच्छी फिल्म बनाने मिल रही है और मेरे मम्मी पापा मुझे वो फ्रीडम दे रहे हैं, मुझे वो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, मुझे वो चीज़ दे रहे हैं कि जा तू बना, बराबर अपना सपना पूरा कर। तो वो डायनेमिक काफ़ी अच्छा रहता था क्योंकि अगर मैं कुछ बोलूँ, मैं प्रपोज करता था कि पापा ये चीज़ स्टोरी की रिक्वायरमेंट है, यू वुड सी इट लाइक दिस। ये किसके लिए चाहिए पार्थ, ऐसे पूछते थे। एंड मैं फिर समझाता था उन्हें, तो बोलते थे
मिल जाएगा तेरे को। तो मुझे कभी कभी ऐसा लग जाता है कि ऐसे माँ बाप किसी को ना मिले, हर जन्म में मुझे ही मिले, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग मम्मी पापा अपने बच्चों को एक छोटी चीज भी लेनी हो तो 3-3 साल उन्हें वेट करवाते थे कि भाई तू ये करेगा तो तुझे ये मिलेगा। मेरे साथ ये कभी नहीं रहता था, वो मांगने से पहले चीज आ जाती थी। और अभी भी when it comes to my professional life, my career as a filmmaker, मुझे जो भी चीज चाहिए वो मिल जाती थी। बट कभी कभी जगह ऐसा होता था कि फाइनल कॉल मेरी मम्मी का रहता था, क्योंकि मैं वो उस माइंडसेट के साथ सोचता ही नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज मैंने पहले डिसाइड की है तो यही करनी चाहिए। बट वो अगर कुछ अलग खुद का इनपुट देती थी तो मैं वो सुनता था और मुझे लगता था कि नहीं यार ये हम कर सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि जहाँ पे हमने प्री प्रोडक्शन के दौरान प्रॉप्स हैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ उनका सजेशन काफ़ी बेटर रहता था। तो मैं वो सुनता था और कभी कभार वो उनका फाइनल कॉल रहता था, कभी मेरा रहता था और कभी मेरे पापा का रहता था। बट कॉम्प्रोमाइज़ मैंने कभी नहीं किया। वो इन अ वे हम बोले तो तीनों का एक साथ मिलकर डिसीजन लेना होता था। तो आप तीनों के लिए सबसे बड़ी चीज थी स्टोरी। तो अगर वो उसमें कुछ रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड है, तो लेना है तो लेना है। यस यस यस, ये बहुत अच्छी चीज है। फिल्म हम सब कोई एक्टर या डायरेक्टर या क्रू मेंबर्स या कोई भी चीज ले ले, फिल्म से ऊपर कोई नहीं है। हमारा ईगो भी नहीं। एंड मैं इसी मोटो के साथ चलता हूँ कि अगर मुझे पर्सनली कुछ ऐसा होता है तो मैं उसे कंट्रोल कर लेता वो दबा देता हूँ कि भाई इस फिल्म से ऊपर कुछ नहीं है। तो अगर मुझे अपना कुछ पर्सनल असाइड करना है तो मैं कर देता हूँ। इस फिल्म की लोकेशन की बात करें तो ये पूरा जो शूट है वो एक ही लोकेशन पे हुआ है, राधिका एजुकेशन स्कूल में। तो इसकी स्टोरी क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए, और हाउ डिड इट कंट्रीब्यूट टू द स्टोरी? ओके, अगर इसकी बात करूँ तो जब मैंने ये फिल्म का स्क्रीन प्ले लिखा तो मैंने जिस तरह से विजुलाइज किया था पूरी फिल्म को, वो ऐसे विजुलाइज किया था कि वो माइंड में मैंने अपनी स्कूल लिखी थी पवंस, तो इस तरह से मैंने पूरा स्क्रीन प्ले लिखा था उनको माइंड में रख के। बट जब वहाँ पे इंक्वायर किया तो कोई प्रॉब्लम हुई और उसकी वजह से वो लोकेशन मुझे नहीं मिला। देन लॉन्ग बैक, आई थिंक इन जनवरी और फरवरी, प्रियंका ने मुझे बताया था कि जब रिचुअल आई तो परतेश सर जो कि चेयरमैन है स्कूल के, तो उन्होंने उनको बताया था कि अगर यहाँ पे कुछ शूट वगैरह कुछ करना है तो वो हैप्पीली प्रोवाइड करेंगे लोकेशन। तो वो मुझे याद आया कि चलो पूछते हैं एक बार, पूछने में क्या है। तो मैंने प्रियंका से बात की, उन्होंने मुझे परतेश सर से मिलवाया एंड ही विलिंगली सेड दैट आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं लोकेशन में। एंड आई थिंक सो थैंक्स टू प्रियंका कि चंद्रग्रहण फिल्म हम इतनी फ्रीडम से बना पाए। जो लिबर्टी हमें मिली थी कि कुछ भी हम कर सकते थे स्कूल में, कुछ आड़ा टेढ़ा कर दिया, कोई फर्नीचर यहाँ से वहाँ उठा दिया, कुछ भी कर सकते थे हम। एंड थैंक्स टू परतेश सर एज वेल, बिकॉज उनका सपोर्ट काफ़ी बढ़िया रहा और आज भी हम यहीं पे ये इंटरव्यू शूट करना है। सो उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूँगा। सो ये पूरा लोकेशन हमें इस तरह से मिला और फाइनलाइज इसलिए किया क्योंकि स्टोरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नैरेटिवली ये प्रिसाइसली फिट हो रहा था। जिस तरह से मैंने भवन को विजुलाइज किया था वो सभी चीज़ें यहाँ हो रही थी। एंड आई थिंक इट हैपेंड फॉर बेटर रीजंस, बिकॉज जो यहाँ पे मिला है वो शायद वहाँ नहीं हो सकता था। सो जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, लोग बोलते हैं तो वो सच है। और उसी वजह से मैंने ये लोकेशन फाइनलाइज किया और सभी तरह से परफेक्ट था। एंड जैसा कि मैंने कहा कि थैंक्स टू प्रियंका ये मुझे लोकेशन मिला। तो ऐसा कुछ हुआ कि स्क्रीन प्ले में आपने लोकेशन फाइनल होने के बाद कुछ चेंज किए लोकेशन का अकॉर्डिंग? हाँ, वो मैंने चेंज किया और एक ऐसा चेंज की मैं बात करना चाहता हूँ कि जहाँ पे सुचिंद्र और मोहिनी जब रूम में से जब वो सोना खोज रहे थे, देन सुचिंद्र का मोनोलॉग आया जहाँ पे उन्होंने बातें सुनाई जो उन्होंने सुनी थी एनास खान के लिए। तो उसके बाद एक पोर्शन आता है, एक बीट आता है कि जहाँ पे वो विस्पर्स को चेस कर रहे होते हैं।
तो वो चेसिंग सीक्वेंस पहले इतना लंबा नहीं था, बट माय असिस्टेंट डायरेक्टर सजेस्टेड मी कि इसको वहाँ से वहाँ तक मुझे पूरा नहीं दिखाना था, तो उन्होंने बोला कि इसको वहाँ से लंबा दिखाते हैं। देन मैंने डिसाइड किया कि जो रूम था, जो रिसेप्शन एरिया था जहाँ पे वो एक्स हमें उनको देखने को मिलता है और वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं, तो वो रूम पहले उससे पहले वाला था। बट देन वो रूम में मैंने देखा था कि वहाँ पे लिखा हुआ द आंसर इज हियर, सो वो परफेक्टली फिट हुआ क्योंकि वहाँ पे एक्स है। एंड फिर से एक बार वो जक्सटापोजिशन था कि वहाँ पे कुछ ना मिलते हुए भी कुछ वो लिखा था कि द आंसर इज हियर, सो दैट्स व्हाई दे एंटर्ड द रूम एंड वो फ्रेम में दिख रहा है। तो वो चेंज मैंने वो किया था कि पहले वो रूम वहाँ पे नहीं था एंड देन वो क्रिएटिवली वो आइडिया आया, और अगर वो जितने सजेस्ट ना किया होता तो वो शायद मैं नहीं कर पाता। तो ये लोकेशन की तरफ से ये मैंने चेंजेस किए थे, लोकेशन को देख के। ऐसी कोई फिल्म्स है जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो इस शॉर्ट फिल्म के लिए? है, फिल्म्स तो है। फर्स्ट आई वुड से संदीप रेड्डी वांगास एनिमल। सब कौन से ये इंटरेस्टिंग है, मैंने आई डोंट थिंक मैंने ये बात किसी से बोली है, बट जब मैं पोस्ट प्रोडक्शन पे बैठा था एंड फिल्म का क्रेडिट सीन जब मैं एडिट कर रहा था, तब मैं पीछे जाकर रेफरेंस पॉइंट मीत भाई के लुक के ले रहा था। तो वो एक्सप्रेशन चेक करने के लिए मैं पीछे गया एंड सडनली मुझे स्ट्राइक हुआ कि ये रेड लाइट्स जो है, जो आइडिया मेरे दिमाग में आया, आई थिंक इट समहाउ केम फ्रॉम अर्जन वैली। यस यस, वो पहले मुझे पता नहीं चला, वो सबकॉन्शियसली हो गया। एंड जब मुझे वो बात पता चली तो मुझे बहुत प्राउड हुआ कि मैंने कुछ ऐसा किया और वहाँ पे एक्शन सीन भी है, दो है, एक नहीं दो है। तो मुझे प्राउड हुआ कि ऐसा कुछ क्रिएटिव मैंने सोचा, बट वो इंस्पायर्ड है एनिमल से, बिकॉज एनिमल हैज बिकम माय फेवरेट फिल्म ऑफ ऑल टाइम। काफ़ी बार मैंने 10 बार मैंने देख चुका हूँ मैं, एंड वो काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था इस फिल्म ने, इसके डायलॉग्स पर, कैरेक्टर्स पर काफ़ी इन्फ्लुएंस मुझे किया। देन आई थिंक किल बिल एज वेल, देन वेस क्रेवन्स स्क्रीम, एंड आई थिंक ये तीन, स्क्रीम का जो सर्वाइवल हॉरर का एस्पेक्ट है वो बहुत ही बढ़िया। एंड it somehow inspired me to make सिडनी प्रेस्कॉट्स कैरेक्टर, जिसके लिए हमें काफी एम्पैथी फील होती है, वो मुझे मोहिनी भट्ट के कैरेक्टर के लिए करना था। जिस तरह से हम सिडनी प्रेस्कॉट के लिए रूट करते हैं, मुझे वो करना था कि लोग मोहिनी के लिए ऐसा रूट करें। एंड ओवरऑल टोन जो मुझे सेट करना था, वो मुझे काफी वक्त पहले मुझे आइडिया आया था कि मुझे कुछ ऐसा करना है। आई थिंक अ ईयर बैक, अंटिल डॉन जब मैंने लास्ट खेली थी, तो वो टोन जो गेम थी अंटिल डॉन, तो वो टोन इस पूरे फिल्म का वहाँ से मुझे इंस्पायर्ड है कि जो टोन वो सेट हुआ था वो भी सर्वाइवल हॉरर का एस्पेक्ट है, और जिस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स वहाँ पे साथ में मिलकर उन्होंने सर्वाइव किया था, सर्वाइव करने की ट्राई कर रहे हैं। सो इस तरह कई सारी चीज़ों ने इन्फ्लुएंस किया मुझे इस फिल्म को बनाने के लिए। आपने जो संदीप रेड्डी वांगा की बात की, तो उनका एक इंटरव्यू था, इसमें जो रिव्यूअर था उसने पूछा था कि ये जो मूवी है एनिमल, वो काफ़ी इंस्पायर्ड लाइक इन टर्म्स ऑफ स्टोरी गॉडफादर से है। तो संदीप रेड्डी ने कहा कि यस ये है, क्योंकि उन्होंने वो मूवी कई बार देख चुका था, वो कई बार देख चुके हैं। यस, सबकॉन्शियसली वो आता ही है। यस, वो सबकॉन्शियसली उनसे हो जाता है। यस, बिकॉज जब आप लिखते हैं और अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो वो कहीं ना कहीं आपके मटेरियल में जगह बना ही लेती है। यस, नोइंगली और अननोइंगली। यस। तो ये एक चीज़ बहुत ही, एक ही कई सारे लोग क्या होते हैं, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि
हम दूसरी फिल्म्स नहीं देखते, मतलब दूसरे का काम नहीं देखते, हम अपना काम खुद ही अलग करते हैं। That is a lie. Yes, That is a yes, big lie. यही मैं बोलना चाहता हूँ। कोई भी चीज ओरिजिनल नहीं होती। अगर आप देखे आर्ट है, कोई भी आर्ट ओरिजिनल नहीं होता। वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर्ड होता है, और अगर आप इंस्पायर्ड नहीं होंगे, अगर वो आर्ट से आप इंस्पायर्ड नहीं, तो वो आर्ट ही नहीं है। आप भी जितनी भी मूवीज देखते हैं तो आप ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ आप उसमें से ग्रास्प कर सकें। यस, मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, और अगर मैंने कोई खराब मूवी भी देखी तो मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। उससे ये सीखता हूँ कि क्यों मुझे ये खराब लगी, क्यों ये मेरे लिए वर्क नहीं की, क्यों मुझे ये पसंद नहीं आई, क्या पसंद नहीं आया। तो मैं ये एनालाइज करता रहता हूँ। एक और क्वेश्चन कि व्हाई शुड पीपल सी द फिल्म इन दिस एरा दैट वी लिव इन? आई थिंक आप भी अग्री करेंगे, सभी लोग अग्री करेंगे कि वी लिव इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पे फीमेल्स को अभी भी काफी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में और काफी जगह पे सोशल लाइफ में, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही। उन्हें दबाया जाता है, उन्हें बोलने नहीं दे, उनको फ्रीडम नहीं मिलती। और अगर कोई बोले कि नहीं अभी ऐसा ये नहीं हो रहा है, दे आर लाइंग, और आइदर दैट और दे जस्ट डोंट वांट टू सी दैट। बट ये हो रहा है अभी भी। एंड मैं मानता हूँ कि ये काफी इस टॉपिक के लिए काफी चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ चेंजेस हो नहीं रहे हैं ऑन बिगर लेवल्स। बट दैट डजंट मीन कि वी शुड स्टॉप ट्राइंग। अगर वो हथौड़ा मार के जब तक वो घुसता नहीं तब तक हथौड़ा मारना चाहिए। तो आई बिलीव इन हैमरिंग दैट आइडिया डाउन। सो आई थिंक उस चीज के लिए जहाँ पे हमने फिल्म में एड्रेस किया है कई सारी ऐसी मोमेंट्स के जहाँ पे सोसाइटी के मेल्स वो ऐसे स्टेटमेंट्स पास कर रहे हैं, इस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं, ऐसा प्रोवोकिंग स्टेटमेंट पास कर रहे हैं कि जहाँ पे फीमेल्स को प्रोटेक्शन की जरूरत है, या वो उन्हें सर्टेन स्पेसिफिक चीजें नहीं करनी चाहिए विच ओनली मेन आर सपोज टू डू। सो उनको ये सारी चीज़ों को हमने सटायरिकली एड्रेस किया इस फिल्म में। एंड I think that is my way of expressing the need for change and transformation. So और उस चीज से लोगों को भी ये सीखना चाहिए कि as men we don't have to be insecure, कि हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए, कि insecurities नहीं होनी चाहिए। And most importantly women are as strong and as capable as us in every field. They can do anything. And we should encourage them to pursue their goals, their dreams. And as human beings हमें थोड़ा humble और थोड़ी अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए उन्हें। और ये काफ़ी क्लीशे साउंड करता है, बट लोग बोलते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं, कुछ करना नहीं है। सो मैं एज अ फिल्म मेकर जो मैं कर सकता था इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए वो मैंने किया है, और उसी वजह से लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए और ये सभी चीज़ें सीखनी चाहिए। हॉरर जॉनर के अलावा ऐसा कोई जॉनर है जिस पे आप काम करना चाहेंगे? यस, यू नो अबाउट दैट, दैट्स व्हाई यू आस्क मी। मुझे ये मैंने डिसाइड किया है कि मैं आउट एंड आउट एक्शन फिल्म मैं बनाऊंगा, बट दैट विल बी माय लास्ट फिल्म व्हेन आई रिटायर। सो उसके लिए बहुत टाइम है, बट वी डोंट वांट दैट। बट आई थिंक अभी के लिए मुझे हॉरर जॉनर्स में अभी कई सारी पॉसिबिलिटीज है, उन्हें एक्सप्लोर करना है। बट साथ साथ सूर्यग्रहण जैसा कि टीज किया है क्रेडिट सीन में कि मेरी नेक्स्ट फिल्म होगी, बट दैट वोंट बी माय नेक्स्ट फिल्म। उससे पहले 6 फिल्में आएंगी एंड फरवरी में सूर्यग्रहण की मैं शुरुआत करूंगा। बट तब तक के लिए मैं हॉरर जॉनर एक्सप्लोर करूंगा, एंड सूर्यग्रहण विल बी हॉरर फिल्म and the subgenre will be revenge. Okay. And that will involve black magic, that will involve lots of voodoo, lots of stuff. And उसके अलावा मैं रोमांटिक ड्रामा में भी लिख रहा हूँ, वो सब कर रहा हूँ। कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ, बट अभी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो मटेरियलाइज होना काफ़ी हार्ड है। सो ओनली टाइम विल टेल। एक्टिंग के करियर में आप कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे? यस, एक्टिंग मुझे करनी है, एंड अब आपने पूछा है तो मैं बता ही देता हूँ। आई विल बी एक्टिंग इन सूर्यग्रहण। देयर इज़ अ रोल जो मुझे करना है, एंड आई थिंक वहाँ पे मैं परफेक्ट फिट हो रहा हूँ।
तो वहाँ पे मैं नेपोटिज्म करूँगा, खुलेआम करूँगा। मुझे खुद को रोल देना है एंड आई विल एक्ट, क्योंकि अब मेरे पास ऐसी टीम है जिसके ऊपर मैं होल हार्टेडली रिलाई कर सकता हूँ, कि मुझे भरोसा है कि वहाँ पे कोई स्क्रू अप नहीं होगा। सो मैं डायरेक्शन के साथ साथ एक्टिंग कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे आपको पता है मुझे इंटरेस्ट भी है ऐसा। सो बस यही है। So lastly, as an actor in this short film, I want to tell you this, that it's an honor to work with you. Thank you. So अभी हम इंटरव्यू खत्म करते हैं. Thanks Parth for the time. Thank you. Thank you. Bye.